हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम लोग सीजीएचएसएल के सॉल्यूशन 9वें सेट का कर रहे हैं। आइए देखते हैं 9वें सेट का पहला सवाल। सवाल पहला नंबर है, कहता है पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाती है। ठीक बात है। वह 3 घंटे 30 मिनट में किस कोण पर पहुंचती होगी? तो 24 घंटे में 360 डिग्री नहीं, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 3 घंटा 30 मिनट यानी कि 3.1/2, 3 दूनी 6, 1 7। तो फ्रैक्शन में आने वाला है वही है ये। देखिएगा आंसर क्या है। आंसर फ्रैक्शन में आने वाला यही है। मैं वैसे निकाल देता हूं। इतना में 360 डिग्री, तो 3 दूनी 6, 1 7/2 में कितना डिग्री? तो 360 गुने 7/2 बटा 24। यहाँ पर काटिएगा तो 2 से 18 दूनी 36, 180। यहाँ पर काटेंगे तो 6 चौका 24, 6 3 18 30 और 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 15 से 105/2 यानी कि 52.5। अगला बढ़ते हैं। एक कार्य को 96 दिन में कर सकता है, भी उसी काम को कर सकता है 104 दिन में। दोनों मिलकर एक साथ करते हुए कितने दिनों पूरा करेंगे? तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा बाबू। आपके आंसर आ जाना है आपको 96 गुने 104 और बटा 96 प्लस 104 यानी कि 200। जो भी आएगा कट के गुना करके 48 दूनी 96। यहाँ पर गुना 8 चौका 32 वाला 2 वाला यही है यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि अगले सवाल की तरफ बढ़ना चाहिए। 52 के बाद 53 देखिएगा। 53 कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2πRh बराबर 12 पाई दिया हुआ है और आधार की परिधि यानी 2πr बराबर दे रखा है 4 पाई यानी कि h बराबर आपको देखिएगा h बराबर 3, क्योंकि इसको भागा दे देंगे तो 4 3 12 3 हो जाएगा। h बराबर 3। अरे भाई इसको भागा दो इससे तो 2πr कट गया और इधर 4 पाई से भागा दीजिए 12 पाई में, तो h बराबर 3। अब h बराबर 3 पूछ रहा है तो वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम बराबर होता है पाई स्क्वायर h। अब r निकालने की बात है। अगर h बराबर 3 है तो r बराबर पता लग जाएगा। r निकालने की बात है तो r बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे? इसको भी देखिए r बराबर कितना 2। वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और गुने 3 और क्या है पाई, तो 4 3 12 पाई। आंसर आपका कौन सा हो गया? ए। समझ में आ रहा है बात? 53। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शर्ट का अंकित मूल्य 2150 रुपया है। 2150 रुपये पर 10% छूट दे दीजिए, कितना में बिकेगा बाबू? 2150 रुपये का 10% कितना हो जाता है भाई? 1 जीरो हट जाएगा यानी कि 215 रुपया। 215 रुपये घटा दीजिए 2150 में से तो कितना बचेगा? 5 5 ये 5 4 में से 1 गया 3 और ये बच गया आपका 1935। इसके ऊपर कितना छूट देंगे कि 1505 हो जाएगा? तो कितना छूट देना पड़ेगा पता है? 1935 हो जा रहा है घट के कितना 1505 यानी कि कितना छूट देना पड़ रहा है? 30 और ये 5 4 9 430 रुपया। 430 रुपया छूट देना पड़ रहा है किस पर भाई? तो 1935 पर। जो भी कैलकुलेट करके आता है प्रतिशत में आंसर हो जाएगा ये डिस्काउंट परसेंट यानी कि x बराबर, चूंकि दूसरा का छूट x था 430 रुपये छूट हो रहा है क्योंकि 935 को और 430 घटाएंगे तब आएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा? आप कैलकुलेट आंसर आपका 22 पॉइंट लगभग 22.22 आएगा आंसर। कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है 55। कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्र लंबवृत्तीय शंकु का होता है भाई πRL वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि दे रखा है 4664। ठीक है, और रेडियस उसका दिया हुआ है तो 22/7 गुने r आपका 28 गुने l यहाँ पर आपको 4664 आ रहा है। तो शंकु की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि वी हैव टू फाइंड 28 अगर दिया हुआ है 28 दिया हुआ है और मुझे l निकल जाता है तो मैं निकाल सकता हूँ। 11 से काटने में मजा ही आ जाएगा। 11 से 22 से कट जाएगा बाबू। 22 दूनी 44, 1 कम 22 से कम 22 और 22 दूनी 44। ये आपको 28 से कट 7 चौक 28 4 यानी कि l बराबर आ रहा होगा 4 तिया 12 4 5 20 4 तिया 12 53। आप बता सकते हो कि 28 और 53 का तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। अगर तिर्यक ऊंचाई पूछा रहा है तो 3 और मेन ऊंचाई पूछता तो ट्रिपलेट देखते इसका, है कि नहीं?
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल आपका दे रखा है कि एक संख्या 36 को निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर 63 हो जाता है, तो कितना बढ़ाना होगा भाई? प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना बढ़ाने पर? 36 को कितना बढ़ाएंगे 63 होगा? 36 को बढ़ाना होगा 27 बढ़ाना होगा 36 को, तो कितना परसेंट है भाई साहब? परसेंटेज निकालेंगे। 100 9 3 27 9 4 36 25 25 का 100 25 75% आता होगा। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। कितना बढ़ाया जाएगा? 75%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? 56 के बाद 57 देखिएगा। 57 क्वेश्चन नंबर कह रहा है 16 और 24 का तृतीय समानुपाती क्या है? तो 16 और 24 का तृतीय बोल रहा है, यानी कि 24 का स्क्वायर, यानी कि 16 और 24 का तृतीय समानुपाती, यानी कि 1 होगा तो 16/24 होता है और 24 बराबर 24/1। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि 24 का स्क्वायर बराबर 16 गुने 24 गुने 24 बराबर 16 गुने x, यानी कि x करेंगे तो 16 8 दूनी 16 8 3 24 8 दूनी 16 8 3 24 8 दूनी 16 8 3 24 12 दूनी 24 12 36 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर डी। मुझे लगता है कि बात एकदम स्पष्ट हुआ होगा, सब लोग समझ में आया होगा। 57 के बाद 58 देखिए। एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा। उसने इसको दो पांचवा हिस्सा यानी कि 2/5 भाग 10% की हानि पर बेच दिया। 2/5वां भाग 10% की हानि पर। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड माय लॉर्ड। 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर। अब कह रहा है कि 42% का समग्र लाभ अर्जित किया। अच्छा, मतलब 5 रुपया का पूरा सामान होगा तो 5 रुपया में से 2 रुपये पर 10% हानि हो गया, और पूरा जो 3 बचा उस पर कितना लाभ पर बेचा होगा कि बाकी 5 में समग्र लाभ कितना परसेंट था? 42%। क्लियर है? आप डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं कि भैया मुझे 3 और 2 भाग पर कितना हुआ कि 5 में 42% लाभ होगा, तो 42 बच्चे 5 दूनी 10 पंचों को 20 और 1 21 210 3x माइनस कितना 20 और प्लस, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा 300 200 230। तो x बराबर कितना 3 230 बटा कितना आ जाएगा 3 3 3 8 24 नहीं 8 नहीं 3 7 21 और एक बच गया 20, तो 3 3 6 18 76 पॉइंट ये हो जाएगा आपका। 3 7 21 2 3 6 18। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर। आंसर पर फोकस करके रखें बाबू। ठीक है, आपको आंसर पर अनुमान फोकस करके रखना है और आंसर आपको टिक कर देना है फटाफट बिना कैलकुलेट किए। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहला मलय का वृत्त मैदान के साथ 7 चक्कर लगाने प्रति घंटे की दर से लगाता है, जबकि नेहा वृत्ताकार मैदान के 11 चक्कर प्रति घंटे की दर से लगाती है। अफसोस। अब कह रहा है कि 7 घंटे प्रति चक्कर, यानी कि 7 चक्कर प्रति घंटे, 1 घंटा में 7 चक्कर 11 चक्कर। तो भाई बताओ कि दोनों समान दिशा में चलना शुरू करते हैं तो पहली बार किस समय मिलेंगी? पहली बार कैसे मिलेगी भाई? दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो दूरी मान लीजिए कितना 7 के चाल से चल रहा है, ये 11 के चाल से चल रहा है। 11 में से 7 गया 4। पहली बार एलसीएम में सिर्फ मिलने वाला है ना, तो पहली बार मिलना है तो क्या एक वृत्ताकार पथ है, मान लेते हैं कि 77 मीटर का पथ है। ये दोनों एक बार फिर से मिलेंगे कब? 77 चक्कर के बाद मिलेंगे। 77 चक्कर में कितने? आपको पता है 1 घंटा में 7 चक्कर, 1 घंटा में 7 चक्कर, 60/4 यानी कि 15 मिनट बाद आपको बाद ये लगेंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए समय कितना लगता होगा आपको 11 के हिसाब से और -7 के हिसाब से 4 के हिसाब से चलते होंगे। 1 घंटा में पकड़ रहा होगा हर 4 चक्कर आपको पकड़ रहा होगा हर घंटे, यानी कि 4 चक्कर हर घंटे, तो 1 घंटा में कितना, यानी कि 4 चक्कर आपको 4 चक्कर 1 घंटा में
4 चक्कर एक मिनट मैं इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा ये आपको ध्यान देना होगा कि एक चक्कर में कितना मिनट एक चक्कर में पकड़ रहा होगा, एक चक्कर कितना मिनट में पकड़ रहा। जैसे 4 चक्कर, देखिए ऐसे समझिए, 4 चक्कर, जैसे ये वृत्ताकार पथ पर घूम रहे हैं। देखो ये आंसर तो आपको मैं बता दिया पहले ही, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है तो एक लगाता होगा 7 चक्कर और दूसरा लगाता होगा कितना, 11 चक्कर 1 घंटा में। ठीक है, तो कभी ना कभी मान लीजिए कि 1 घंटा का अगर हिसाब किताब करें तो 4 चक्कर आपको 1 घंटा में पकड़ रहा होगा। हर घंटे कितना चक्कर पकड़ रहा होगा, इस 7 से पीछा, ये 11 से पीछा कर रहा है, मान लो 7 से चल रहा है, तो हर घंटे 4 चक्कर पकड़ रहा होगा 1 घंटा में। यानी कि 1 घंटा में 4 चक्कर पकड़ता होगा, या 4 चक्कर पकड़ने में 1 घंटा लेता होगा, तो 1 चक्कर पकड़ने में 1/4 घंटा लेता होगा, यानी कि 15 मिनट लेता होगा। और कभी न कभी वो पूरा 1 चक्कर में 15 मिनट में पकड़ता होगा। तो ये क्या कर सोचना है कि अगर वो पहली बार 2:45 में मिले थे तो फिर 15 मिनट के अंतराल पर वो मिल रहे होंगे। तो 2:45 में मिले हैं और 15 मिनट के अंतराल पर, तो 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 बजे आपको मिलेंगे। इसमें मैं ये सोच रहा था कि सापेक्ष चाल आपको समझ में आ रहा होगा कि 11 - 7, 4 जो है सो प्रति 1 घंटा है, यानी कि 60 मिनट में आपको चल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर 4 है, इतना चक्कर पकड़ रहा है। सापेक्ष चाल क्या होता है, 7 में 11 - 4, इतना चक्कर प्रति घंटा पकड़ रहा है 1 घंटा में। उसी के हिसाब से सोचें कि 4 चक्कर 1 घंटा में, तो एक चक्कर कितना घंटा में, तो 1/4, और एक अगर वो 11 लगाता होगा, यानी कि रेशियो देखिए ना, 11:7 का है, यानी कि 11 लगाता होगा 7, यानी 7 दूनी 14, 2 चक्कर में 7 एक चक्कर लगाता होगा, फिर अगला एक चक्कर में कहीं ना कहीं वो मिल जाता होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाता होगा, क्योंकि ये जब तक 11 चला, ये इससे दुगना से अधिक रहता तो अलग बात था, लेकिन दुगना से कम है, यानी कि 1 चक्कर लगाने के क्रम में वो मिलेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, कहता है कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और अधिकारी। औसत मासिक वेतन एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 रुपये अधिक है। किसका? एक अधिकारी और का औसत मासिक वेतन और एक कर्मचारी के संयुक्त औसत मासिक वेतन से 78,000 अधिक है। अच्छा, जबकि एक कर्मचारी का संयुक्त औसत मासिक वेतन एक मजदूर के औसत वेतन से 42,000 अधिक है। सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है? सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है? कि एक कंपनी में केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर और अधिकारी। ठीक, मजदूर और अधिकारी। तो अधिकारी का वेतन कर्मचारी के संयुक्त औसत वेतन से 7800 अधिक है, और एक कर्मचारी का संयुक्त वेतन मासिक वेतन मजदूर के वेतन से 42। तो मजदूर का जो भी है सो कर्मचारी का वेतन क्या होगा, इससे 42,000 रुपये अधिक होगा, और कर्मचारी से 78,000 रुपये अधिक होगा। किसका? अधिकारी का वेतन। ठीक है, तो कहता है सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी हैं। यहां पर तो डेटा नहीं दे रखा है, पर डेटा ही सफिशिएंट नहीं लग रहा है। देखिए भाई, ये सवाल जो है कर्मचारी का कोई रोल है नहीं, क्योंकि ये मजदूर और अधिकारी के बीच बात है। केवल 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, मजदूर। अच्छा, 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, यानी कि मजदूर और अधिकारी। अधिकारी का वेतन कर्मचारी से, अरे भाई जब कर्मचारी ये दोनों है ही, मजदूर और अधिकारी दोनों कर्मचारी ही है, तो क्या मतलब है इसका? मजदूर भी एक तरह का कर्मचारी है और अधिकारी भी कर्मचारी है, तो कोई मतलब हमको समझ में इसमें
नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है। हाँ ये हो सकता है कि ये बीचों बीच है, तो औसतन से बना सकते हैं लिगेशन से, जो कि ये किया जा सकता है कि जो बीचों बीच वाला है तो रिवर्स हो जाता है, यानी कि अधिकारी का अनुपात अगर हो सकता है, बीच में जो कॉमन है उसका 42,000 और इसका अनुपात 78,000 हो सकता है, अगर दो ही प्रकार के हैं तब। हालांकि कर्मचारी कॉमन हो गया इसलिए रिवर्स हो जाएगा ये अनुपात, इससे अधिक इसका और इससे अधिक ये, और गुना का अनुपात कीजिएगा तो, लेकिन ये लॉजिकली मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आप अपना देखिएगा। 42 से कटता है तो काट के देख लीजिए कितना बार में कट रहा है, ये कटता है क्या? 7 से 42, 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटता है, 8 से, हाँ 3 से, तो 3 एकम 3, 14 तिया 42 और 3 दूनी 6, 26, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, 7 अनुपात 13। तो समझ पा रहे हैं बात? मजदूर 13 हो गया और ये किसका, तो क्या बोल रहा है, सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत अधिकारी है, तो 13 7 20 लोग होंगे, उसमें से अधिकारी 7 हो गए तो 35% होगा। देखो लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें जब बात ही है कि कर्मचारी कितने तरह के हैं, केवल 2 ही तरह के हैं, तो कर्मचारी फिर क्या शामिल है, यानी टोटल मिला के कर्मचारी कुछ होंगे, टोटल मिला के कर्मचारी यानी 13 7 20 हो गए, तो यहाँ पर 20 का होना चाहिए था, कुछ कर्मचारी कोई मतलब ही नहीं है। आइए देखते हैं आगे, ये सवाल थोड़ा सा मुझे अटपटा लगा है। अगला प्रश्न देखिए, 20,000 रुपया 6-9 महीने के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज त्रैमासिक होगा। जब ब्याज त्रैमासिक होगा तो समय जो होगा ना 9 माह और 4%, ये त्रैमासिक होने पर, ये वार्षिक का दिया हुआ है, तो त्रैमासिक होने पर क्या करेंगे, त्रैमासिक होने पर क्या करेंगे, त्रैमासिक होने पर आपको समय में 3/12 यानी कि 1/4 ना, तो 1/4 कर देंगे गुना, आपकी उल्टा ये 9 में उलट के गुना, समय में उलट के गुना और रेट में सीधा सीधा गुना, तो 9 चौके 36 माह यानी कि कितना वर्ष, 3 वर्ष, और समय आपको 1%, रेट 1%, तो 3 वर्ष तक 1% बढ़ेगा, तो आपको CI पूछ रहा है ना, CI कैसे निकलता है पता है, 3 × 1% और प्लस और पॉइंट कितना जी, 3 × r का क्यूब, और पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं बल्कि ऐसी, हाँ प्लस, या फिर बॉक्स में रखिए केवल r², तो ये क्या लिख देंगे, इस प्रिंसिपल अगर 100 मानते हैं तब, तो यहाँ पर निकलेगा, जानते हैं क्या, यहाँ पर निकलेगा ये तो 1 ही दे रखा है, r भी है 1 ही है ना, तो 1 1 रहेगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, यानी कि 0 1 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1 हो गया तो 0 1 रह जाएगा, तो 0 3 और 0.3 होगा, और इससे 100 के लिए है, तो इसको 2 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 200, यानी कि हो जाएगा कौन सा, डी, 606.6 है ना। 100 रुपया है, सो कितना है आपको, 20,000 रुपया है, ठीक है। तो CI निकालना है, तो आपको CI के लिए 3.0301 होगा, ये मैं बता रखा हूं, आपको करना होगा ऐसे। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला सवाल दे रखा है 74, और 74 कह रहा है कि दी गई 6 तालिका है, 6 में राजस्व लाभ है, सो राजस्व माइनस लागत है, किस वर्ष के लिए देने के बाद उस वर्ष का लाभ, यानी कि यही राजस्व माइनस लागत, राजस्व माइनस लागत, लाभ कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर लाभ हो गया आपको, लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, यहाँ पर राजस्व माइनस लाभ हो गया, और किसी वर्ष के लिए कर, उस वर्ष का दर गुने उस वर्ष का लाभ, अच्छा कर निकल जाएगा, कर क्या होगा, उस वर्ष का दर और लाभ में प्रतिशत। तो पहले लाभ क्या बोल रहा है, तो 2015 से 20 तक के देने वाले लाभ की कुल राशि की ज्ञात करे। भाई साहब बहुत लेंदी है, लेकिन करना होगा तो कैसे करना होगा, आइए मैं बताता हूं कैसे करना होगा। आइए देखिए, 62 में से 30 गया कितना, 32 लाभ हुआ, और 32 में से क्या घटा दीजिए, 32 का 15% जो आएगा 16 निकालिए। फिर इसमें से क्या, 75 में से 35 गया 40, 40 का 32 का कितना परसेंट, 15%, और इसका 40 का 10%। देखो बाबू मैं करके दिखा दे रहा हूं, आपको करना है अपने से, ये बहुत लेंदी है, छोड़ सकते हैं एग्जाम में। 84 में से 38 गया, बताइए फटाफट, 84 में से 38 गया, 8 6 14, 46 माइनस 46 का 15% निकालिए, घटाते रहिएगा। 86 में से 40 जाएगा, 86 में से 40 गया आपको 46, फिर से 46 आ गया, 46 माइनस 46 का अबर 20%, और आपको 90 में से 45 गया 45, 45 माइनस 45 का कितना परसेंट,
25%, और फिर 95 से यानी कि 55, 45 माइनस 45 का 25%। भाई ये तमाम को जोड़िएगा तो जो आएगा सो आपको आंसर आएगा, वो हम करने वाले नहीं हैं। एग्जाम में मैं छोड़ूंगा, आपको शौक है तो करिए और सबको जोड़िए और जोड़कर जो आता है सो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसी त्रिभुज में, देखो एक सवाल लेंदी दिया तो आसान भी दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन उसका कर सकते हैं। एक त्रिभुज में ए बी और सी, सी ए को पी तक बढ़ाया गया, ए बी और सी, सी ए को कहां तक बढ़ाया गया, ए बी और सी है जी, सी ए को पी तक बढ़ाए और ऊपर में बी रहा होगा। अब बी दिल है आपका कितना 5 और सी दिल है कितना 2, और ए जो दिल है आपको बी ए पी वो दिल है कितना 126। तो दो आंतरिक कोणों का योग बाह्य के बराबर होता है, तो 5 2 7 बराबर 126। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बी और सी का मान, यानी 5, तो 7 से कटेगा 7, एक बार में 7 8 56 18 55 90 वाला एक ही ऑप्शन है। ठीक है, 90 और 36, मुझे लगता है क्लियर है बात। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल आपको दे रखा है कि जब एक घड़ी को की कीमत 20% कम होती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या 40% वृद्धि हो जाती है, दाम 20% कमा और संख्या 20% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, तो प्रतिशत बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भैया दाम बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा, कीमत बढ़ी है 20% कम हुई है तो 5 से 4 हुआ होगा कीमत दाम, और संख्या क्या हो गया भाई साहब, संख्या 40% बढ़ गया। 40% का मतलब कितना होता है, 20 दूनी 40, 20 25 100, 5 से 7 हो गया होगा। 20% का मतलब कि 2/5, 1/5, इसका 1/5, तो 5 से 4 हुआ दाम, और समान की संख्या क्या बढ़ेगा 5 से 7, यानी 55 25 और 7 28, यानी कि 25 से 28 हुआ है, यानी कि 3 बढ़ा है 25 में, तो 25 में 3 बढ़ने का मतलब कितना परसेंट बढ़ना, 25 चौका 100 12% बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा, बिक्री बढ़ जाएगा। बिक्री कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 12% बिक्री बढ़ेगा, यानी कि आय बढ़ जाएगा 12%। 64 के बाद देखिएगा 65, 65 एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य पर 26% छूट देने के बाद इतना बिकता है, तो अंकित मूल्य क्या है, लो छूट दिया हुआ है भाई, और 26 छूट देने के बाद कितना बिकेगा ये 74% में, 74 है 1554 है तो 100 कितना एमपी निकल जाएगा। अरे छूट देने के बाद 74 में बिक रहा था तो 100 का, 26 छूट देने के बाद बिका, तो 26 छूट देने के बाद 100 वाला 74 में बिकेगा, 74 इतना है तो 100 कितना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा। यहां पर दे रखा है क्या कि ए बी प्लस बी बराबर 25 दिल है, और ए माइनस 15 और बी माइनस 16 का बराबर कितना है। जरा सा सोचो, क्या मैं इसको 15 और इसको मैं 10 मान लूं तो 25 हो जाएगा क्या, तो 15 में से 15 जीरो, अब 10 में से 10 गया जीरो, यानी जीरो आंसर होगा इसका। कुछ समझ में आ रहा बात। अरे 15 10 ले लेंगे तो कोई दिक्कत है, कुछ कहने वाला है, कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या, कुछ जब नहीं बोलते तो जो मन है सो बोलो। मैं कई बार बोला हूं कि अगर कोई किसी को बोलने से कोई आपत्ति नहीं है, भाभी बोलने से कोई आपत्ति नहीं, भाभी बोलो, ज्यादा दिक्कत है। आपत्ति होगा तब बात करेंगे दूसरा, या कोई दिक्कत नहीं था कि आप इसको 15 ले लीजिए और 10 ले लीजिए, तो कोई कुछ ना बोलने वाला, यहाँ सेटिस्फाई भी हो रहा है 25, तो लेकर ही नहीं लेते हो। अगले बढ़ते हैं, कह रहा है कि इतना को 88 से विभाजित कीजिए। अरे भाई 88 से विभाजित करना है इतना को, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 88 से कटने के लिए 11 और 8 से कटनी चाहिए। 11 से कटने के लिए लास्ट 3 कटना चाहिए, यानी 4 6 y कटना चाहिए, 8 से कटना चाहिए, तभी ये पूरा 11 से 8 से कटेगा पूरी संख्या। अंतिम 3 कटना चाहिए तब 8 से कटेगा, तो 8 पचे 40 बचा 6, यानी कि y का वैल्यू क्या रहेगा, कट जाएगा 8 64, यानी कि y शुड भी 4 होना चाहिए, यानी कि संख्या मेरा मिल गया 5x8146 अभी कह रहा है कि भैया x का मान क्या होगा जो कि 11 से कट जाए, x का मान क्या होगा जो कि 11 से कट जाए। आपको पता है कि अंडरलाइन कर करके एक को छोड़ छोड़ के जोड़ते हैं, यानी 5 है और 8 है और 4 है और 4 है, 4 4 8 8 16 5 21 और 6 1 7 और माइनस x प्लस 7। अरे भाई या तो x का वैल्यू ऐसा हो कि 11 दे दे अंतर, या तो ऐसा हो कि 21 आए तो 0 दे दे, तो 21 आने की संभावना नहीं है, क्योंकि 21 एक डिजिट तो हो ही नहीं सकता है कि 21 आए, क्योंकि 7 है तो यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा कि 21 आएगा, 14 रखना पड़ेगा, 14 रख नहीं सकते हैं। एक काम कीजिए, 11 लाने वाला प्रोसेस में आइए, तो 7 घटा 21 में से 7 घटेगा कितना आ गया 14 में से और कितना घटाएंगे कि
तो 3 घटाएंगे तो 7, 3 10 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और इसीलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, क्योंकि 11 आने पर ही कटेगा तो x 3 होना चाहिए, यानी कि 11 से कटने के लिए 3 होना चाहिए x का मान, और y का मान कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अभी सवाल पूछने लगा कि x प्लस y क्या होगा, लेकिन आपको केवल x पूछ रहा था तो आंसर कितना 3, इसका निकालने नहीं था, बेकार निकाले हम, क्योंकि केवल किसका पूछ रहा था, x का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल दे रखा है कि p का q 3p, आप मेरे पास पढ़ने आएंगे तो बेसिक क्वेश्चन हमें ये मैं बताऊंगा, ये 10 तक के मैं सवाल में बता दूंगा, आप पहचानते होंगे इसको, p का q 3p स्क्वायर प्लस 3p, ये पहचान रहे होंगे। इसमें केवल मिसिंग कौन है पता है, अगर दोनों तरफ एक जोड़ देंगे तो पता है आपको क्या होगा, इधर का हो जाएगा होल क्यूब बाबू p प्लस 1 का, ठीक है, और इधर हो जाएगा 27। आप देख रहे हो p प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3, यानी p बराबर हो जाएगा 2, और जब 2 होगा तो 2 का स्क्वायर यानी 4, और 2 दूनी 4 तो 4 4 8, आंसर हो जाएगा a। कुछ समझ में आ रहा है बात, तो सवाल बनने चाहिए चूंकि क्लास में ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल अगला, दी गई तालिका का अध्ययन करिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। और दिए गए प्रश्न कितने हैं इस पर, धन्य हो प्रभु, एक ही प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि आपको डिसाइड कर लेना है कि बनाना है कि नहीं बनाना है। कहता है दी गई तालिका का अध्ययन, आप पूछता है चारों देशों में प्रतिदिन प्रति लाख टेस्ट की औसत संख्या, टेस्ट की औसत संख्या, वेंटिलेटर और फलाने चलाना का हल कर ले है, केवल इसका जोड़िए और भागा दे दीजिए बाबू, कितने से, 4 से, तो 4 14 12 26, 26 और 18 44, 44 वाला 60, 60,000 बटा 4, 15,000 कोई है ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और बाद में आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, दे देंगे। दिया गया बार ग्राफ विशेष वित्तीय वर्ष में 5 कंपनियों का निर्यात और आयात को, निर्यात यानी कि पहले वाला निर्यात रहा होगा, बाद वाला आयात रहा होगा, हालांकि आयात और निर्यात दोनों एक ही तरह का लग रहा है, ठीक है, मानकर चलते हैं। तो दी गई जानकारी के आधार पर निर्यात और आयात का अनुपात कंपनी में सबसे अधिक किसका है, तो यहाँ अनुपात तो 43 अनुपात 43 बटा कितना है, 51। भैया पहला 43 बटा 51 है, दूसरा आपको 38 बटा 32 है, तीसरा आपको 52 बटा 56 है, आयात निर्यात ना, हाँ, तो 58 बटा आपको 52 है, फिर 63 अनुपात 65 है। मुझे ABCD का लिख दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, पहले बात तो कि छोटा है, अधिक तो होने का सवाल ही नहीं है, 32 से बड़ा है हो सकता है, 56 से 52 छोटा है यानी कि हो ही नहीं सकता है, 52 से 58 बड़ा है चलेगा, 65 से 63 है ये नहीं होगा, यानी कि लड़ाई झगड़ा ही दोनों में है। यहाँ पर अंतर कितना है, देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बाबू, कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। और इम्प्रॉपर में अगर अंतर बराबर है तो जो बड़ा लगे वही छोटा। अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, 6, यहाँ पर अंतर भी कितना है, 6। हेलो, अंतर अगर बराबर है तो जो बड़ा दिखे वही कम, बड़ा कौन दिख रहा है, ये वाला, तो ये वाला कम, और अधिक कौन, 38 बटा 32, तो आंसर 38 बटा 32 कौन, क्या मैं बी पर था। कुछ क्लियर हुआ मामला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला ये समझ में आया जी, अगर अंतर बराबर है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका ऊपर वाला बड़ा रहे, अंतर बराबर है ऊपर वाला बड़ा रहे, तो समझिए कि बड़ा दिखने वाला नंबर छोटा और छोटा दिखने वाला फ्रैक्शन, और प्रॉपर में बड़ा वाला बड़ा, छोटा वाला छोटा, लेकिन इम्प्रॉपर में बड़ा दिखने वाला छोटा, छोटा दिखने वाला बड़ा। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सरल करिए, और सरल करने में तो आप माहिर हैं, सरल कर दीजिए। 6 से 6 में भगा देंगे तो 1 आएगा, और इतना % को यानी 6 बोलते हैं, 6 6 36 हो जाता है ये, तो यहां पर हो गया आपको 1 गुने 6, फिर भागे दे रखा है 6 6 12, 12 छक 72, और गुने 6, तो यहां पर 6 है, 6 गुने 72 बटा 6 है, यानी कि 72 आंसर आ रहा होगा। गड़बड़ हो गया क्या कहीं, 6 गुने 6 का है, सॉरी 6 + 6 कितना गलत मैं छोड़ दिया, 6 6 12, 12 छक 72 सही लिखा है भाई साहब, गुने है और ये भागे है, तो पहले भाग की क्रिया, तो पहले यहां पर ब्रैकेट में 6 गुने 6 भागे 6 1 था, और 600% है का 6, यानी कि ये 6 है और 6 छक 36, 36 गुने 1 कितना आ गया, 6, सही है। 36 गुने 1, यहाँ पर 36 छूटा हुआ है, मिसिंग है, तो 36 भागे करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू, 6 गुने 72 बटा 36 करिएगा, 36 दूनी 72 और 6 दूनी
12। आंसर कौन सा होता होगा? ए। कैलकुलेट करके देखिए, सही ढंग से ऑप्शन मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। कहता है सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए औसत रन 17 है। 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना है जिससे कि 9 रन बढ़ेगा? लो, 17वीं पारी में क्या करेगा पता है? 17वीं पारी में सबसे पहले तो उतना रन बनाएगा जितना कि पहले का औसत है। पहले 37 रन बना देगा, उसके बाद सब में 9 बढ़ाना है। तो 17 पारी में बनाया गया औसत 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना है जिससे कि उसका औसत 9 रन से बढ़ जाता है। अच्छा 17वीं पारी में कितना है? यानी 16वीं पारी में 9 रन बढ़ाया होगा। 16वां 144 और 37, 7 4 11 लास्ट में 1, आंसर यही। ठीक है, 17वीं पारी में कितना बनाना होगा? 181। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा है। 73 क्वेश्चन नंबर देखिए, यदि न्यून कोण अल्फा विकल्प आवश्यक है तो सेक अल्फा कितना होगा? ये tan अल्फा सेक अल्फा के मान बराबर नहीं होगा। नहीं में तो दिख ही रहा है जी, एक ही तो है, ये कोसेक होता है। ये यही आंसर हो जाएगा। नहीं होगा तो यही होगा। अरे आपको ये समझना है कि कौन सा सेक अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा। तो 1/sin अल्फा है ही तो दिन दहाड़े कोसेक होता है, तो कहे ही होती तो दिख ही रहा, तो बाकी चेक नहीं करेंगे। अब कह रहा है देखिए 5 दूनी 10 1 11 121/4 हो रहा होगा। ये 4 दूनी 8 3 11 121/4 4 16 हो रहा है, ऐसा है। भागे 4 दूनी 8 3 11/4। तो यहाँ पर 4 16 और 4 16 4 दूनी 8 484 माइनस 121/16 और गुने 4/11। तो काटिए तो 4 से कट जाएगा 4 चौका 16, 11 से कटेगा जानते हैं कितना बार में? 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 से कटेगा कितना बार में? 11 बार में। तो यहाँ पर हो जाएगा 33/4, 4 7 28 4 8 32, 1 33/4। आंसर कौन सा होगा? बी। कैलकुलेशन है केवल, मुझे लगता है करना चाहिए, आप सब लोग कर लेंगे, है कि नहीं? और एक अंतिम सवाल आपके लिए, कहता है कि 8,000 रुपये जमा करके बैंक 3 साल के लिए अवधि जमा किया और उस बैंक से 7% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देने पर वादा किया, तो मैच्योरिटी मूल्य क्या होगा? मूलधन पूछ रहा है, सीधा सीधा बोल, मूलधन इतना है, बाद में कितना हो जाएगा? 7% की दर 3 साल में। तो क्या हो जाता है बाबू? प्रिंसिपल अगर 100 रुपया मानिएगा बाबू, तो CI जो होगा 100, 21 प्लस 3 × r² यानी 7 49 और ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट में होता है बाबू, ये ब्रैकेट में है, बॉक्स में है, और 7 49 यहाँ 3 × r³ होता है, तो 3 × 343 और फिर बॉक्स 49 केवल, यानी 3r³ और r² होता है। ठीक है, 100 रुपये के लिए। तो सोचिए 49 का तो 49 हो गया, और इसको गुना करेंगे 3 3 9 और 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 और 1 10, तो यहाँ पर 31.10 जुड़ जाएगा, आगे में इतना हो जाएगा। और मुझे निकालना है 8,000 का, तो भैया 100 बराबर कितना दे रखा है? 100 बराबर दे रखा है 8,000 रुपया। मैच्योरिटी कितना हो जाएगा पता है? 100 बराबर 80,000 रुपया दे रखा है। मैच्योरिटी कितना हो जाएगा, यानी कि अमाउंट कितना हो जाएगा? 131.2949। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर 131.2949 आप निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल। मुझे तो लगता है कि आप गुना ही कर दीजिए, अप्रोक्स लिख दीजिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। 8 13 104 नहीं, 4 0 से 4 0 कटेगा, भी बहुत सारा कटेगा। 25 चौका 100 2 चौका 8, तो 6391 के करीब आना चाहिए। देख लीजिएगा, जो भी कैलकुलेट करके आता है, कैलकुलेशन करके आंसर ये आना चाहिए। अगले ये सवाल आपका अंतिम सवाल है, मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। कैलकुलेशन खुद से करें, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। जय हिंद, जय भारत।